अच्छा जी, 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में आपको नोड्स बताने हैं। नोड्स कैसे बताएंगे? नोड होते हैं दो टाइप के, ठीक है, एक तो होता है एंगुलर नोड, एक होता है स्फेरिकल नोड। ठीक, तो जो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो रेडियल नोड जो अपना आता है ना, रेडियल नोड की वैल्यू आती है n माइनस एल माइनस वन। ठीक, n आपको पता रहता है, l आपको पता रहता है। एंगुलर नोड की वैल्यू, एंगुलर नोड बोल दो या प्लेनर नोड बोल दो, इसकी वैल्यू आती है l। और टोटल नोड्स पूछ ले आपसे, जोड़ दो, l से l कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन। या तो फॉर्मूला याद रखो या सीख लो। जैसे मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल बता देता हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट आपको ना क्या करना है, 1s में नोड्स बताने हैं, 1s में। तो 1s का ये न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, ये डॉट डॉट बना रहा हूँ मैं, तो कोई नोड नहीं है। तो वैल्यू पुट करके देखो, 1 माइनस जीरो माइनस वन, रेडियल नोड जीरो आएगा। 1 माइनस वन, 1 माइनस जीरो माइनस वन, जीरो रेडियल नोड आया ना। एंगुलर नोड की वैल्यू फाइंड आउट करो, एल की वैल्यू जीरो, टोटल नोड कितने आएंगे, जीरो। एन इक्वल टू 1s में कितने नोड आए, जीरो। 2s में फाइंड आउट करो, 2s कैसे बनेगा, एक तो ये बनेगा, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक इसके बाहर बनेगा बिल्कुल, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी। तो यहाँ पे आपको ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, ये क्या आपका नोड है। और कैसा नोड है, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड। तो कितने रेडियल नोड कितने आए, 1। वैल्यू पुट करके देख लो, n 2 है, l कितना है इसके लिए, 0 माइनस वन, कितना आया, 1। एंगुलर नोड फाइंड आउट करो, l इक्वल टू 0, 0 आएगा। ठीक है, प्लेनर नोड आएगा नहीं, खुद सोचो। देखो एक बार, टोटल नोड कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। अब खुद सोचो, जैसे जो आपका स्फेरिकल बनता है ना, ये है आपका, ये हमारे एक्सिस ऐसे हैं, 3 एक्सिस, जो ये बॉल की शेप में है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल जब आ गया तो उसमें प्लेनर नोड कैसे आएगा, स्फीयर तो 3D होगा ना, तो 3D सारा कवर कर देगा, तो उसमें कोई नोड नहीं आएगा। 3s में कैलकुलेट करा देता हूँ जल्दी से, या सीधा 4s में करते हैं यार इस बार। 4s में कैसे होगा, पहली बात तो ये 1s बन गया आपका, 1s के बाद ये 2s बनेगा, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर फिर 3s बनेगा, ये वाला, लाइन लगा देता हूँ इसमें, फिर 4s बनेगा ऐसा। तो आपको नज़र मारो ध्यान से, इसमें एक तो ये नोड दिखाई दिया, और एक ये नोड, और एक ये नोड, तीनों ही स्फेरिकल नोड है। तो कितने आए, 3 रेडियल नोड। चाहे वैल्यू में पुट करो, n इक्वल टू 4 माइनस जीरो माइनस वन, 3। और एंगुलर नोड तो होगा ही नहीं एस वाले में। इसी तरह अगर आपको p वाले में कैलकुलेट करना है, तो p वाले का भी बता देता हूँ सीधा सीधा। तो p का जो 2p होता है ना, 2p, पहले 2p का फाइंड आउट करते हैं। 2p का कितना आता है बताओ, 2p का कितना आएगा, 2p का आपका आएगा n की, एक तो इससे फाइंड आउट कर लो, या 2p आपका ऐसे बनता है, 2p मान लीजिए x बना लो, एक बना लो कोई भी, px की तीनों सेम होते हैं, एक बना लो, तो ये 2px है, ये px। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। इसमें कितने नोड आएंगे, इसमें ओनली देखो, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में भी है, ये x y प्लेन में तो होगा ही, मान लीजिए इस प्लेन में है ना, ठीक है। और अगर बात की जाए, जैसे ये है x, ठीक है, ये मान लो जैसे ये x है, ये y है, तो यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक, तो ये एक्स वाई प्लेन में तो आ गया, और वाई जेड आपका एक्स जेड में भी आएगा, ये मान लीजिए जेड प्लेन है तो इस प्लेन में भी आएगा, ठीक है, खड़े प्लेन में। लेकिन वाई जेड प्लेन, जैसे ये वाई, ये वाई जो ये बीच वाला डंडा है, और इसके ऊपर एक्स जेड, इस वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, तो इसमें सीधा सीधा एंगुलर नोड यानी प्लेनर नोड आएगा एक। रेडियल नोड कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो रेडियल नोड की वैसे ही फाइंड आउट करो। देखो 2 p की l की वैल्यू 1, p के लिए -1 इक्वल टू 0, और एंगुलर नोड l इक्वल टू 1 होता है तो 1 आ गया, टोटल नोड 1 आ जाएगा। ये आप 3p का फाइंड आउट कर दो। अब मैं इसकी जगह 3p लिखूँ ना, तो 3p में क्या होगा, ये 2p हुआ आपका, और इसके बाद एक क्या आ जाएगा, फिर एक और सेम बन जाएगा ऐसे ही 3p। अब 3p में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बीच में जो 2p और 3p के बीच में स्पेस है, ये एक स्फेरिकल नोड आ गया, ये एक रेडियल नोड आ गया, ठीक है। तो रेडियल नोड कितना 1, वैल्यू पुट करके देखो n3 l1 3 -1 -1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियल नोड आ गया। एंगुलर नोड आपने पहले ही पता किया था, ओनली एक होगा इस प्लेन में, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला प्लेन है ऐसे, ये बोर्ड वाले प्लेन में नहीं होगा कहीं भी, और ना इस प्लेन में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें x में तो आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें y, ये ऐसे y
और ये आपकी तरफ ये जेड, इसमें नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं इससे दिखाऊं, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेपर वाले प्लेन में, है ना। एन अगर 4p होता तो 4p के केस में एक और बन जाता, और ये 3p और 4p के बीच में ये अगर इसको मैं रंगीन कर दूं तो यहाँ से ये एक नोड और बन जाता, रेडियल नोड। रेडियल नोड 2 हो जाते, एंगुलर नोड 1 ही आता, टोटल नोड 3 हो जाता। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको 3p का पूछा, 3p में कितने नोड आएंगे, 3p में टोटल नोड पूछ रहा ना, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 24। तो आपका रेडियल नोड 1 आया था, ये लिख रखा, रेडियल नोड 1 आया था 3p में, और एंगुलर नोड कितना आया था 1। तो 1 स्फेरिकल नोड 1 रेडियल नोड, ये बताना था आपको। तो आपको कहो तो मैं आपको डी का और सिखा देता हूँ। अभी डी का कैसे करते हैं, मैं एक बना लेता हूँ, कोई भी मान लीजिए एक्स वाई वाला बना लिया, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें ये होते हैं आपके एक्स और वाई वाले ऐसे, ठीक है। अब इसके लिए रेडियल नोड कैलकुलेट करो। सबसे पहला 3D आता है, 3D के लिए कर लो, 3D एक्स वाई के लिए तो कितना आएगा, 3 माइनस एल की वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एंगुलर नोड कैलकुलेट करो, इक्वल टू एल यानी 2। अब 2 कैसे आए इसमें, ये ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन से ये रहे एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ध्यान से देखो एक्स जेड प्लेन में ये रहा एक्स जेड, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक्स ये जेड, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना, आपका आएगा वाई जेड में। तो दोनों ये प्लेन हो गए ना, नोडल प्लेन, ठीक, इसको कहते हैं एंगुलर नोड। तो 2 एंगुलर नोड आएंगे, रेडियल नोड 0। अगर मान लीजिए तो हुआ 3D और 4D होता तो 4D इसके ऊपर ही आएगा ना, सेम 4D एक्स वाई ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। ये बन गया आपका 4D एक्स वाई, यानी ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रहेगी। अब 3D और 2D के बीच में देख लो, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे, नोडल प्लेन दिखाई दे रहा होगा, नोडल स्फेरिकल नोड ये वाला। तो रेडियल नोड कितना आएगा, 1 आएगा 4D के लिए, और एंगुलर नोड कितना आएगा 2, और टोटल नोड कितना आएगा 3। एंगुलर नोड आपको पता है एल की वैल्यू पुट करना सीधा सीधा, या मैंने आपको समझा भी दिए। रेडियल नोड फाइंड आउट कर लो, एन की वैल्यू 4 पुट की, एल की वैल्यू 2 माइनस 1, तो कितना आया 1। ऐसे ही 5D के लिए करते तो 5D के लिए ना 2 आएंगे एंगुलर नोड, कैसे 5 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, और एंगुलर नोड कितने आएंगे 2 ही आएंगे। किसके लिए, ये 5D के लिए। आप करके देख लो, ये रहा, लो ये रहा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है आपका प्लान, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, समझ आ रही ना बातें। तो ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो आपको सारे सिखा दिए, अब इससे बाहर नहीं आएगा गारंटी। जो एग्जाम्पल समझा दी ना, इनसे भी बाहर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। अब 25th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ए 3p ऑर्बिटल हैज, नहीं ये तो वही पढ़ दिया 24th। 25th द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या दे रखा आपको, मैं लिख देता हूँ। उसने दे रखा 5p 4f और आपको दे रखा 6s और 5d। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत आसान रूल है, ठीक। वो देखो, वो है n+l रूल। पहले n+l की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिसकी n+l की वैल्यू कम, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो इसके लिए n5 और l होगा 1, 5p के लिए l1, तो इसकी वैल्यू आएगी n+l की 6, 4 और l की वैल्यू 6, 7 आ गया, 6 और s के लिए l की वैल्यू 0, 6 + 0 0, 5 + 2 7। देखो अब इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई और इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करें, जब n की वैल्यू से n+l की वैल्यू सेम आ जाए, जहां पे n की वैल्यू कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। यानी हमें सीधा समझ में आता है 5p और 6s में सबसे पहले भरा जाएगा, फिर किस में आएगा 4f और 5d में। तो सबसे पहले 6s और 5p में किस में आएगा, जिसका n की वैल्यू कम होगी 5p में। ऑर्डर कैसे लिख रखा, ऐसे लिख रखा है इसने, 5p के बाद 6s, इस साइड बढ़ता हुआ लिख रखा ना, पहले 5p में फिर 6s में, फिर 4f और 5d में किस में आएगी, दोनों की n+l की वैल्यू सेम है 7, लेकिन जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें आएगा, किसकी वैल्यू कम है 4f की, ठीक है, और फिर 5d। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। या आप एक काम कर लो, सीधा सीधा, अगर मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा याद करो, मैं तो कहूँगा इसी से याद कर, फॉर्मूला लगाओ, इससे करो,
जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी के वो लगाओ, नहीं तुम सीधा भी याद कर सकते हो। देखो क्या होता है, n-1p सबसे पहले आएगा ns में, किस में आएगा, ns में, ठीक। फिर आता है n-2f में, फिर आएगा आपका n-1d में, और फिर आता है आपका np में। अब n की वैल्यू पुट कर दिया करो तुम, हमेशा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो n की वैल्यू को भी पुट कर लेना, ठीक। तो ऐसे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें अपने को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो था ना आपका, ये डायरेक्ट एक बार है ना उसने पूछा था आपका, नीट ने, एज इट इज, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। 25th के बाद क्या आएगा, 26th। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है, n प्लस एल इक्वल टू 6 दे रखा, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सब सेल्स। n प्लस एल की वैल्यू 6 दे रखी है और बोल रहा कितनी सेल्स आ सकती है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। n प्लस एल की वैल्यू 6 आनी चाहिए। आप l की वैल्यू ना एक बार तो 0 पुट करके देखो, एक बार 1 पुट करके देखो, एक बार 2। यहाँ पे l की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो s की n की क्या होगी 6, तो 6s पॉसिबल है, सही है। n l की वैल्यू 1 पुट करो तो n की वैल्यू 5 + 1 तभी तो 6 आएगा, यानी 5p। l की वैल्यू 2 पुट कर दो, यानी d के लिए l की वैल्यू 2 तो n की वैल्यू कितनी होगी 4d, 4d भी एग्जिस्ट करता है। l की वैल्यू 4 पुट करो, n की कितनी आएगी 2f, क्या 2f एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो कितने और होते हैं मैक्सिमम इससे 3 ऑर्बिटल्स। तो 26 का आंसर आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। फिर से वही क्वांटम नंबर लिखने पड़ेंगे मेरे को, 27 इधर लिख रहा हूँ। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, 3 3 4, ये वाला समझाने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि पहले बहुत अच्छे से बता दिया। 4 0 4 2 0 2 3, प्लस हाफ माइनस हाफ होगा, फिर प्लस हाफ होगा, फिर माइनस हाफ होगा, कुछ भी हो जाए। देखो ऑप्शन ए में n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, बिल्कुल सही है। l की वैल्यू जो होती है वो m की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक, -2 -1 0 +1 +2 हो सकती है। b चेक करो, ये तो हो सकती है, b चेक करो। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2, 3 नहीं हो सकती, इसने दे रखा 4, रॉन्ग, यही रॉन्ग हो गया। तो बी आंसर गलत है। सी n की वैल्यू 4 तो l की क्या हो सकती है 0 1 2 3, लेकिन m की देखो, m की क्या होगी, l की अगर 0 तो -0 या +0, 0 a की वैल्यू आएगी, उसने दे रखा 2, रॉन्ग। डी चेक करो, n की वैल्यू 4, l की क्या हो सकती है 0 1 2 3 4, लाइक 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3, तो l की वैल्यू 4 कैसे लिखता भाई तू। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद फिर से 28 सेम ही है मेरे ख्याल में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा इनकी वैल्यू दे रखी है एन एल एम की, ये 28 में फिर से वैल्यूज लिख देता हूँ। ए में दे रखा है आपकी 3 2 1 प्लस हाफ, बी के क्या दे रखा 3 4 2 1 प्लस हाफ, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 4 1 0 माइनस हाफ, डी में दे रखा 5 0 0 माइनस हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला जो है n इक्वल टू 3 2 यानी थर्ड सेल और l इक्वल टू 2 यानी डी सब सेल और उसका कोई एक ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताना है। अब इनके सबके इलेक्ट्रॉन देखना कौन से सब सेल में आएंगे तो एनर्जी बता देंगे, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो तो सेम एनर्जी पे होते हैं। जैसे डी के 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट मीन्स उनकी एनर्जी सेम है, यानी सब सेल की पूरी की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक, तो अब बताना आपको n इक्वल टू ये क्या है 4 यानी 4 और l की वैल्यू 2 हो तो 4d, 2 है ना दोनों में, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हाँ 2 ही, ठीक है। 4 और l की वैल्यू 1p और 5 और इसकी वैल्यू 0s, तो ये वो बन गए ऑर्बिटल अपने। ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है,
n प्लस एल की वैल्यू चेक करो, क्यों बनाऊं मैं ये भी, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, इनको हटाओ, ये भी गलत बना दी मैंने। n प्लस एल की वैल्यू 5 आएगी, n प्लस एल की वैल्यू 6 आएगी, n प्लस एल की वैल्यू 5 आएगी, n प्लस एल की वैल्यू 5 आएगी। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा, अभी तो समझा था, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब उसने पूछा क्या है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर n इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी हो जाएगी, सीधा सा था। तो 28 के बाद 29th, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बता दें, है ना, ऑर्बिटल नहीं पूछे इस बार, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल फॉर विच द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज 4, यानी n की वैल्यू जिसके लिए 4 हो। ठीक है, ये आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपसे पूछे ना किसी n की वैल्यू के लिए, तो ध्यान रखो n²। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना कितने आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे तो 2n² आ जाएंगे n² ऑर्बिटल में। तो आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। ठीक है, जब n इक्वल टू कितना हो 4, 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32 आ जाएंगे। ये आ गया आंसर आपका सी वाला, बस ये ध्यान देना था, ये साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, चाहे तुम भूल जाओ ना, कैलकुलेट करके देख लो यार। n इक्वल टू 1 में एक ही तो सब सेल आती है s, n इक्वल टू 2 में 2 ही तो आती है sp, n इक्वल टू 3 में 3 ही तो आती है spd। अब इनके लिए करके देख लो ना, कितने ऑर्बिटल आएंगे, बात करो ऑर्बिटल की। 1 आएगा, इसमें कितने आएंगे, 1 इसमें 3 इसमें 4 आएगा, इसमें 1 3 और इसमें 5 9 आएगा, यानी ये 1 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये 2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये 3 का स्क्वायर नहीं दिख रहा। नहीं समझ आ रही है तो इससे भी याद रह सकता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे मैक्सिमम, 2 आएंगे, इसमें कितने आएंगे 8 आएंगे और इसमें कितने आएंगे टोटल 18 आएंगे। तो ये आपको 2 × 1 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, 2 × 2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, 2 × 3 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, n के लिए क्या हो जाएगा 2 × n का स्क्वायर। सिंपल है, मैं नहीं रटता एक भी चीज़ को, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को रटवाता हूँ, है ना। रटने का है ही नहीं कुछ भी, समझने का सब कुछ। समझोगे तो याद रहेगा जिंदगी भर, रटोगे तो पेपर से पहले ही भूल जाओगे, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू 2। मतलब कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ऑप्शन देखो, अबव प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, दूसरा दे रखा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा दे रखा आपका होन्स रूल, और फोर्थ दे रखा आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 4 दे रखे हैं। अब मैं चारों ही बता देता हूं आपको, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं आपको, ये तो नहीं करेगा, ये 3 करते हैं। अहबव प्रिंसिपल जो है, अहबव कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, अहबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स है टू बिल्ड अप। जैसे बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में भरे जाएंगे। पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे आएगा। ठीक है, ये अहबव प्रिंसिपल बोलता है। फिर पोली ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, यानी n सेम हो जाए, जैसे n इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, l भी सेम हो जाए, l इक्वल टू 2 ले लिया, यानी 4d बन गया। और m भी मान लीजिए मैं ये ले लूँ 0 ले लूँ, यानी 4dz² बन गया, मीन्स एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो इसमें जो स्पिन दिखे ना, स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस आएगा, एक का माइनस आएगा, यानी +½ और -½ जो 2 लिखे जाते हैं ना, ये दिखाता कि एक की स्पिन दूसरे के अपोजिट है। तो इसने बोला कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या इसकी स्टेटमेंट ये थी किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये किसने बोला, पोली ने। तो अपना आंसर आ गया पोली, बी आंसर आ गया, आंसर तो आ गया। अब हुन्स रूल देखो, हुन्स रूल क्या बोलता है आपको, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये है कि जब हम पेयरिंग कराएंगे, जैसे p ऑर्बिटल है, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेकंड ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा। अब थर्ड भी यहाँ नहीं आएगा, थर्ड ऐसे आएगा। पहले हम क्या करेंगे, हाफ फिल्ड सब सेल करेंगे, हाफ फिल्ड होने के बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
है ना, क्योंकि जितने अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें सेम होगी। अगर आपने ऐसा कर दिया, इसमें 3 की क्या हुई, सेम, और इसमें अगर ऐसा कर देते हो तो 2 की सेम है और 1 की अपोजिट है, ये रॉन्ग है। मैक्सिमम की सेम होनी चाहिए, यानी पहले हाफ फिल्ड करेंगे पूरी सब सेल को, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, ये बोला हुंट्स ने। और इनकी डेफिनेशन क्या वो पेपर में दे रखी है, आप एनसीईआरटी से ही पढ़ते हो, मुझे तो देसी में कॉन्सेप्ट समझाना आता है, देसी मेथड से, है ना। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ पोजीशन में एरर आएगा और कुछ न कुछ मोमेंटम में एरर आएगा। तो पोजीशन का एरर और मोमेंटम का एरर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये किसने बोला, हिजनबर्ग ने। ये थे आपके चारों रूल, ठीक है, पूरा रिवाइज करा दिया। 31 में आ जाओ। अब 31 क्या कर रहा है, 31 है ना आपका, क्या बोलता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डेंस टू अबव प्रिंसिपल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, चारों बना देता हूं। पहला ऑप्शन इसने ऐसा दिया है 1 2, ये पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, ये दे दिया। दूसरा आपका ये दे रखा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड, इसमें ये फिर 1 2 3 ये दे रखा। डी में क्या दे रखा है, ये दे दिया, और फिर क्या कर दिया, ये दे दिया। अब इसने क्या किया, S है, ये p ऑर्बिटल है, और S पहले आता है, तो S को इसने पहला पूरा भरने से पहले p में पहले भर दिया। S को पूरा भरना चाहिए था ना, देखो इनमें पहले S को कंप्लीट किया, फिर p में गया, तो S को कंप्लीट करने के बाद p में जा रहा है, S को कंप्लीट करने के बाद p में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या किया, S को हाफ फील्ड रखा और p को पहले ही भर दिया, तो ये रॉन्ग है। पहले जो सब सेल पहले आएगी उसको कंप्लीट फील्ड करेंगे, देन नेक्स्ट सब सेल पे जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये अब्बो ने बोला था ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, तो डी का सही नहीं है, यानी डी आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ Z इक्वल टू 24, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 and 2। ठीक है जी, सबसे पहले बात है ना, क्या करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कौन से का बोल रहा है, 24 का। फिर आता 3d5, क्रोमियम है ना 4s1, क्रोमियम का होता है 24, और उसका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। अब बोल रहा है L इक्वल टू 1 में और L इक्वल टू एंड L इक्वल टू 2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है। L इक्वल टू 1 मीन्स P, L इक्वल टू 2 मीन्स D सब सेल। तो P कितना आया, एक तो 2P आया, एक 3P आया, और दोनों फुल फील्ड है, दोनों में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और D कौन सा है, 3d5, यानी D में कितने आएंगे 5, 12 and 5। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा इसका 12 and 5, बी आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो सीधी सी बात है, 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो इसने n l m s दे दिया, ठीक। ये लिख देता हूं मैं, ऑप्शन ए में दे रखा इसने 4 3 + 1 + हाफ, बी में दे रखा 4 4 -4 हाफ, 4 3 + 4 + हाफ, और फिर डी में दे रखा है 3 2 -2 -1/2। ये दे रखे हैं A B C D। आपको पता है n इक्वल टू 4f में पूछ रहा ना, n कितना होगा 4, और L कितना होगा 3, और m कितना हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 0 +1 +2 और +3, ये हो सकता है। और s तो +½ और -½ ही आएगा। तो अब देखो पहले ऑप्शन में देखो, n 4 है, L 3 है, और m की इनमें से एक वैल्यू प्लस ये दिखाई दे रही है, और s की वजह से ए आंसर करेक्ट है। अब b क्यों रॉन्ग है, क्योंकि n तो 4 है, L तो 4 नहीं हो सकता ना, 0 1 2 3 हो सकता है, n-1 तक, 0 2 n-1, 0 1 2 3, तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी इसने, ठीक है। n इक्वल टू 4 c में, और L इक्वल टू 3, ठीक है, ये तो ठीक है, 0 1 2 3 में से 3 आ गया, और m की वैल्यू क्या सकती है, -3 to 3, तो +4 नहीं आ सकता, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। n इक्वल टू इसमें 3 दे दिया, ये यहाँ पे ही मिस्टेक कर गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात।
तो ये आंसर आ जाएगा ए। 33 हो गया। 33 के बाद आता है 34। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से पढ़ना मैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, है आसान, आपने कर भी लिया होगा, लेकिन सीखो चीज़ों को। सबसे पहला ऑप्शन है, इसने देखा Fe2+ आयन। मैं पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो Fe का 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो 26 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, आर्गन में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक, इसके बाद 3d और 4s में भरते हैं। सबसे पहले 4s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, 3d 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन मेरी तरह ही फिलअप करने हैं। पहले एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। होन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यही तो कहता है कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक, और 4s में फिर बाद में 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको Fe2+ बनाना है। तो आप ये 3d है आपका 3d6 और ये 4s2, तो आप क्या करें, आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करेंगे। आपने भरा, भले ही भरा इसमें जाएगा 4s में, भाई हम इसको 4s में भरते हैं, वो मैंने पहले इसमें लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब फिलिंग करते हैं ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम कैसे, n+l रूल से। 4n+l की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 0 4 आएगी, और इसकी कितनी आएगी 3 + 2 5। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, फिर 3d में भरा जाएगा। ठीक है, वो मैंने लिखा ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब जब लेकिन रिमूव करेंगे ना, तब आउटर मोस्ट सेल से करेंगे। कैसे भाई, आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, न्यूक्लियस, n = 1 n = 2 n = 3 और n = 4। तो फोर्थ सेल से निकलेगा, फोर्थ सेल से। तो फोर्थ सेल ये है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे हम 4s0 कर देंगे, 4s0, तो यहाँ पे Fe2+ ऐसे बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4, n = 4 आया पहले ऑप्शन में। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जल्दी कर देता हूँ। फिर आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट आयरन के बाद आएगा 27। तो 27 में कितने होंगे, पहले कोबाल्ट का लिख लो, फिर 2+ कर देंगे। पहले कोबाल्ट का लिखो, आर्गन 3d और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 20 और फिर इसमें 7। ठीक, तो ये कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 3d के हो गए 7 और 4s में 2, और ये 3d और ये 4s। तो जब रिमूव करेंगे 2+ में लेके जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे। समझ आ रही बात? अब काउंट कर लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बस ओनली 3, n = 3 आएगा इसमें, सी ऑप्शन। इसके बाद Ni2+, Ni का लिखो, आर्गन इसका होता है 28, आर्गन में 18 आ गए, 3d और 4s में पहले 2 भरेंगे, 28 बचेगा आपका 3d में। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 4s में 2 आपके, फिर 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब आपको Ni2+ बनाना है तो आउटर मोस्ट सेल से निकाल दो, S से निकल जाएंगे जब अपने, तो Ni2+ हो जाएगा। ठीक, तो कितने बचेंगे, n = 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन में बोल रहा है Mn2+, आर्गन इसमें 18 और 3d इसमें कितना आएगा, 18 इसमें हो गया, 4s में 20, Mn का होता है 25, तो 5 इसमें आ जाएगा। तो कर लो, Mn का 1 2 3 4 5, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, पांचों अनपेयर्ड। अब Mn+2 में लेके जाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो, तो n = कितना आएगा 5। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में। समझ आ रही बात? अब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में है, तो डी सब सेल का मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं, n × n+2। ठीक है, ये होता है। तो और कभी भी एक चीज़ और मैं आपको सिखा दूं, अगर मान लीजिए आपसे कभी ये पूछे कि इसका ना मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, तो जैसे जितना n है ना, n जितना है, जैसे इसका n 4 है, तो इसका 4 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि ये इसका यहाँ पे 4 रखोगे ना, न्यू कितना आएगा, √24। अब इसका रूट लेंगे ना, 4 से ज़्यादा आएगा, 5 से कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आया, 8 9 आया, जो भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। और वो कभी भी आपको ना 4 पॉइंट समथिंग में 2 वैल्यू नहीं देगा, तो आप सीधा n की वैल्यू देखो तो 4 पॉइंट समथिंग उसका आ जाएगा। या आपको कभी न्यू इतना लिख के दे दे, तो आप सीधा बता दोगे जो लिखा हुआ ना, वो आपका न्यू, वो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसका कितना आएगा, n = 3 का, इसका 3 पॉइंट, न्यू = 3 × 3 + 2 करोगे, ये आएगा आपका √15, और ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग।
इसका कैसे आएगा, n इक्वल टू 2 है, 2 इंटू रूट 2 प्लस 2 को अंडर द रूट करोगे यानी न्यू इक्वल टू रूट 8 आएगा, इसका आएगा 2 पॉइंट समथिंग। इसका कितना आएगा, n इक्वल टू 5 वालेगा, 5 इंटू 5 प्लस 2 करो तो 35, न्यू इक्वल टू अंडर द रूट 35, और इसकी वैल्यू जो आएगी ना 5 पॉइंट समथिंग आएगी, जैसे 5.89 है, जैसे 5.91 आ जाए, जो भी आएगी, लेकिन 5 से कम ज़्यादा आएगी और 6 से कम आएगी। यानी ये जो होगा ना n जितना, उतना ही पॉइंट से पहले आएगा, पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर आपसे वहाँ पे रूट कैलकुलेट करवाए, वो बस आपका ये कॉन्सेप्ट देखेगा, और ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लगा दो। मैंने ये पहले भी लास्ट ईयर भी सिखाया था आपको, अगर आपने लास्ट ईयर की वीडियोज़ देखी हो तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और आगे पीरियोडिक टेबल में भी यूज करूँगा, डी ब्लॉक में भी यूज करूँगा, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आपको मैंने यहाँ पे 34th के साथ सिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 34th के बाद 35th, क्वेश्चन नंबर 35, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद L इक्वल टू 2 एंड N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 3 एंड L इक्वल टू 2, यानी 3 सेल और 2 यानी D सब सेल दिया। 3D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में इतने आसान ही आते हैं, और जब हम टफ क्वेश्चंस के बीच में आसान क्वेश्चन फंसा देते हैं, इजी क्वेश्चंस को दे देते हैं, तो उस टाइम माइंड काम नहीं करता है। आपको हर एक क्वेश्चन नए सिरे से, नए माइंड से, इजी रह के, कूल रह के, पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी इजी हो सकता है, घबराना नहीं है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, डी आंसर आ गया 35th का। 36th, for principal quantum number n equal to 4, the total number of orbitals having L equal to 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 है, ठीक है, और फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं जिसमें L इक्वल टू कितना हो, 3 हो, यानी 4f की बात हो रही है, और आपको पता f में ऑर्बिटल कितने आएंगे, सीधी सी बात है 7 आएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि L की वैल्यू, L से M की वैल्यू कैसे पता करते हैं, -3 टू कितने आएगी, -L से M की वैल्यू जो आती है ना, -L टू L तक प्लस L तक, -3 -1 -2 -1 0 1 2 3, यही तो बताता आपको, ये 7 वैल्यू आई ना M की, यही तो बताती है 7 ऑर्बिटल होंगे। ये बात मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। बस ध्यान क्या रखना 35th और 36th टाइप के क्वेश्चंस में कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं या ऑर्बिटल्स पूछे हैं, तो ये मिस्टेक हो सकती है, पहले भी बताया था। 37th, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? क्या दे रखा है, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, M इक्वल टू -1, यानी 3 दे दिया, और L इक्वल टू 1 यानी P, और M की भी एक ही वैल्यू दी, यानी 3P का भी एक ही ऑर्बिटल, जैसे 3px, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, P के एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं, चाहे किसी का भी ऑर्बिटल हो, एक में तो 2 ही आएंगे एक ऑर्बिटल में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3px में 2 आ जाएंगे। आप जरूरी थोड़ा 3px बोलो, 3py बोलो, इसको 3pz बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3p का एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा इसका A 37th का। अब 37th के बाद 38th करते हैं। 38th भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करने रहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना है, ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर्स n एंड l, बताना आपको नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड द क्वांटम नंबर्स n एंड l की वैल्यूज दे रखी है, कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, फिर किस में आएगा, ये बताना है, यानी एनर्जी बतानी है आपको। तो उसकी n और l की वैल्यू दे रखी है, n की और l की, मैं सबकी लिख देता हूँ, देखो A ऑप्शन के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए। n की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है पहले में, फिर 1, फिर क्या दे रखी है 4 और 0, और ये दे रखी है आपको 3 और 2, फिर दे रखी है आपको 3 और 1, ठीक है। ये आपको दे रखे 1 2 3, ABCD ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 आपके ना, 1 2 3 4 ये दे रखे हैं, और ऑप्शन ABCD में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है इनका। तो ये इसकी n प्लस l की वैल्यू फाइंड आउट कर दो ना, यहाँ पे इसकी 5 आएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी 5 और इसकी आएगी 4, 3 एंड 1 है ना, ठीक है। तो जिसकी n प्लस l की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसमें सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, और सबसे पहले किस में आएगा, जिसकी एनर्जी कम हो गई। तो दोनों की 4 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा,
n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम हो, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। किस में आएगा? यानी n प्लस एल की वैल्यू 4 है दोनों में, तो इसमें सबसे पहले इसमें आएगा, यानी फोर्थ में। फिर देखो फिफ्थ किस में आएगा? सेकंड में। अब इन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम है 5, तो अब n की वैल्यू पे जाओ, n की वैल्यू किसकी कम है? थर्ड की। फिर सबसे ज़्यादा किसकी है? फर्स्ट की। ये ऑर्डर आएगा 4 2 3 1, पहले 4 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 1 में। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 39। अब 39th वाला भी मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, आसान क्वेश्चन ये कर भी लिया होगा आप लोगों ने। 39th में आपको दिया गया है कि द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज कॉरस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। किस ऑर्बिट को करती है? देखो उसमें दे रखा पहला ऑप्शन, पहला में दे रखा ए में 5 to 3, बी में दे रखा 5 to 2, सी में क्या दे रखा है 4 to 3, और डी में दे रखा है 4 to 2। देखो पहली बात तो ये है, हमारे ये ऑर्बिट एनर्जी और लेवल्स हैं, n = 1, n = 2, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, ऐसे है ना। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पे वो एक्साइट होगा, हायर लेवल में जा सकता है किसी में भी, 1 से 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, इनफाइनाइट में। तो जब भी वो इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो उसको कहीं से आए वो 1 में, है ना। अगर देखो सबसे पहली बात ये होती है, सिखा देता हूँ थोड़ा सा। 2 से अगर 1 में आता है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, 3 से 1 में आता है सेकंड लाइन, 4 से 1 में आता है तो थर्ड लाइन, 5 से 1 में आता तो फोर्थ लाइन। ऐसे ही आप इसको लाइंस बोलते जाओगे। ये मान लीजिए n = इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये आती है लाइमन सीरीज। जब भी किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा लाइमन सीरीज। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी गैप इसमें है फर्स्ट लाइन में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में आएगा? जब इनफाइनाइट से आएगा 1 में। ठीक है, यहाँ पे E मैक्सिमम और यहाँ पे E मिनिमम। तो फर्स्ट लाइन जो होगी तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी तो एनर्जी = h होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। लेकिन एनर्जी = hc/λ होता है, तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा? E मैक्सिमम तो न्यू मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम। और हमेशा जब भी लाइमन सीरीज बनेगी, यानी जब भी कभी भी लाइमन सीरीज क्या आएगा? 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा यूवी रीजन में रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, और जब भी n = 2 में आएगा हायर एनर्जी लेवल से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे, तो वो कौन सा रीजन बनेगा? बामर सीरीज बनेगी, लाइमन बामर। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट के लिए क्या आया? 3 से 2, सेकंड में के लिए क्या आया? 4 से 2, थर्ड के लिए क्या आया? 5 से 2। तो 5 से 2 में आता है बामर सीरीज में, और ये विजिबल रीजन में बनती है। मैक्सिमम इन दो का ही पूछता है, बाकी आपको नोट्स में सारा दे रखा है। लाइमन बामर, फिर क्या आती है? पास्चन, फिर ब्रैकेट। पास्चन के लिए थर्ड में आएगा कभी भी, ब्रैकेट के लिए कौन से में आएगा? आपका फोर्थ में, और अगर फिफ्थ में आता है तो फंड सीरीज, और सिक्स्थ में आता है तो हमफ्री सीरीज। और ये सारी इंफ्रारेड रीजन में बनती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। ये विजिबल में आएगी, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है ना, ये कर सकते हो आप। तो 39th क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हर एग्जामिनर का, चाहे वो IIT एडवांस का है, चाहे वो JEE मेंस का है, चाहे आपका नीट का है, चाहे एम्स का है, फेवरेट क्वेश्चन होता है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछना। सबसे आसान चीज भी होती है, इसमें मिस्टेक नहीं करना आपने को। देखो क्या कर रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहला दे रखा ऑप्शन NO+, C2+, CN-, N2। पहले इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन में कितने होंगे? 7, ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8, 15 हो गया टोटल NO में। NO में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना बचा? 14। कार्बन में कितने होते हैं? 6, और C2 में कितने हो जाएंगे? 12, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 14। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में कितना? 7, 6 और 7 13, और माइनस कैसे आया? एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, टोटल 14। N2 में आपको पता है एक नाइट्रोजन में होते हैं 7, 2 में 14। यही आ गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसे ही चेक करना है, आप बाकी सबका चेक कर लोगे, सेम ही दे रखा है, तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 40th वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद
41 वाला भी आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। मैंने आपको एक आध उसमें आपके PDF नोट्स में भी दे रखा है। देखो मास नंबर ऑफ एन एनायन X3 माइनस, इसका ना मास नंबर दे रखा है A, कितना 14। इफ देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम X2 में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करो, उसके न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो। तो न्यूट्रल एटम क्या होगा, इसका X होगा ना। अब एक बात बताओ, X3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हुआ X ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो X माइनस बना, X ने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया X2 माइनस बना, X ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया X3 माइनस बना, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले गए। टोटल इसमें 10 है, कब 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। न्यूट्रल में कितने रहे होंगे 7। तो X की बात की जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 7, और इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे न्यूट्रल एटम में। समझ आ रही बात। अब आती है बात न्यूट्रॉन निकालने की। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, क्या देते हैं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या देते हैं Z, एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस ये आपका एटॉमिक नंबर, यानी A कितना दे रखा 14 और N कितना, Z कितना आ गया आपका 7, यानी 14 आ गया। यानी इसमें सॉरी 14 माइनस 7 आ गया। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे 7। और अगर यहाँ पे आपको X2 लिख दिया जाए, X2 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। ये बताना था आपको। अगर आपको इसी केस में पूछ ले, ये तो हो गया, ये तो आंसर आ गया अपना 14, कौन सा B। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये पूछ लेता X आप है ना 3+ में बताओ, तो 3+ का मतलब पता है क्या हुआ, एक न्यूट्रल से आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 4। प्रोटॉन कितने बचेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप नहीं निकाल सकते कभी भी, आप ओनली या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही रहेगा। आपसे और पूछ लो, X2+ पूछ लो, तो इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे साथ में से, तो 5 बचेगा, तो ये सेम रहेगा। समझ आ गई होगी बात। तो ऐसा होता है। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, ये टफ नहीं होते, बस आप न्यूट्रल एटम पे काम कर लो। चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप नहीं निकाल सकते। चार्ज प्लस माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन का, माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, और प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन उसके निकाल लिए, ठीक है। 41 के बाद 42 क्वेश्चन नंबर 42 में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। आपको पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन पाई, H अपॉन 2 पाई, ये होता है। ये बताया था मैंने आपको, L पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन फर्स्ट आ गया इसका। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 4D, ये तो मैंने एग्जाम्पल में ही करवाया था आपको। 43 का एक पीछे आया था ना क्वेश्चन, 4D में बताने आपको। तो 4D में मैं सीधा फॉर्मूले से बताऊंगा, है ना, बार बार वो नहीं बताऊंगा अब। तो 4D में नंबर ऑफ एंगुलर नोड, रेडियल नोड क्या होता है N माइनस L माइनस 1, लेकिन ये पूछा नहीं आपसे। पूछा क्या है, एंगुलर नोड विच इज इक्वल टू L, यानी कितने आ जाएंगे 2 होता ना L D के लिए, तो 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं। ये बात तो सही है भाई, ये कैथोड से निकलती हैं, एनोड तक जाती हैं, ये बात तो सही, कैथोड टू एनोड, इसीलिए उनको कैथोड रेज बोलते हैं, कैथोड से निकलते हैं। उसने बताना इनकरेक्ट कौन सी है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। लेकिन जैसे ही आप कैथोड रे पे क्या लगा दो, कौन सा फील्ड लगा दो, जैसे मान लीजिए ये हमारी ट्यूब है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड एनोड बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, मान लीजिए ये प्लस और ये कैपेसिटर लगा दिया माइनस की प्लेट, तो यहाँ से ये सीधी जा रही थी ना, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे और इधर मुड़ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो गई वो मैग्नेटिक में भी हो जाएगी, ठीक है, तो दोनों में डेविएट होंगी। तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एंड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सही है,
जब तक एब्सेंस होगी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। सी ऑप्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में जो होता है मटेरियल आपका, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैथोड रे डिपेंड नहीं करेंगी। अरे कैथोड रे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स है, तुम बस इतना समझो, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। कैथोड रे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है भाई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होंगे, एब्सेंस में नहीं होंगे। अच्छा, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स किसी का डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन सबके, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो अलग नहीं होगा ना किसी का, कि सोडियम का अलग हो उसका अलग हो, कि एक का छोटा एक का बड़ा। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो उनका मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बोलो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब वही बात तो है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अलग थोड़ा होगा। तो कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे पे, उसमें जो गैस है कैथोड रे ट्यूब में उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एनोड रेज में डिपेंड करता है। जो एनोड में, क्योंकि एनोड में अलग अलग वो बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन का अलग H+ बनेगा, हीलियम अगर आपकी हीलियम का आयनाइजेशन होगा तो हीलियम प्लस बनेगा। एनोड रे में करता है, कैथोड रे में डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये डी ऑप्शन में लिख रखा है ये डिपेंड करेगा, यानी डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। समझ आई ना बात? तो डी आंसर आ जाएगा 44th का। क्वेश्चन नंबर 45th लास्ट क्वेश्चन है इसका MCQ का। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। 4 दे रखे, पहला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, आर्गन का हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इसमें 4s में भरे जाएंगे, फिर 3d में, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, ये तो यहाँ तक तो सही दे रखा, सेम है ना, आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन तक 18 इलेक्ट्रॉन का। फिर दे रखा 3d9 4s2। ठीक, अब इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा भाई, ये अगर आप देखोगे 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 9 यहाँ, ये 11 29 आ गया ना, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। और आपको तो पता है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, तो ये वाला आपका रॉन्ग है। तो आंसर बी आ गया। ये पूछा था कौन सा रॉन्ग है। सी और डी और देखना चाहो तो देख लो, ये सेम दे रखा यहाँ तक, फिर 3d10 और 4s1 ये सही दे रखा कॉपर का, ठीक है। और जो डी ऑप्शन दे रखा है 1s2 2s2 ये सही है यहाँ तक, फिर 3d5 और 4s1 ये भी सही है, क्योंकि ये किसका है, क्रोमियम का है, ठीक है। ये आपको आता होगा, ये बहुत आसान है। तो 45th क्वेश्चन हो गया, MCQ हो गया अपने। एक क्वेश्चन आपका ना, मैं MCQ एक और करवा रहा हूँ, वो हो ना उसमें छूट गया था अपना, 36th क्वेश्चन है शायद, मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 36, उसमें क्या किया मैंने, उसने बोला कि H2 दे रखिए 4 ग्राम और O2 दे रखिए 4 ग्राम, तो बताओ कितना H2 मिलेगा। ये है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो देखो, जब भी अपने को रिएक्शन लिख लो पहले, तो हाफ O2 ऐसे होगी, ये पूछा आपसे कितना बनेगा। कभी भी ग्राम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते केमिस्ट्री में, तो पहले क्या कर लेंगे, मोल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके मोल्स फाइंड आउट करो, कितना आएगा, इसके 2 मोल आ गया, और इसका कितना मोल आएगा, 4 डिवाइड बाई O2 का मास 32, यानी 1/8 मोल आ गए, ठीक। अब लिमिटिंग रिएजेंट उसे कहते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, रिएक्शन पे जो लिमिट लगा देगा। मान लीजिए दो रिएक्टेंट थे, एक खत्म हो गया, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। किसके कारण बंद हुई, जो खत्म हुआ, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। उसने रिएक्शन पे लिमिट लगा दी कि रिएक्शन यहीं तक जाएगी, और बाकी जो दूसरा बचेगा वो एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो, क्या करना है आपको, एक रेशो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मैं करता हूँ एक्स रेशो, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन रिएक्टेंट डिवाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाई 1। अब इसमें भी करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन रिएक्टेंट डिवाइड बाई नंबर इट्स स्टोइकियोमेट्री, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो छोटी आएगी इन दोनों में से, जो x छोटा आया, तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, ये जिसकी छोटी होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। हमें ये पता चल गया O2 खत्म हो जाएगा, यानी O2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, O2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब इसके मोल्स पे बात करेंगे, समझ आई कि नहीं आई, क्यों, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन सॉल्व करते हैं। अब आप मिस्टेक पता क्या कर सकते हो, ये 1/4 आया ना, जो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कुछ बच्चे, ये मिस्टेक हो सकती है पेपर में,
ठीक, आपको क्या करना है अब, ये जो 1/8 मोल है ना, इस पे काम करना है। ऑक्सीजन का हाफ मोल कितने देता है, 1 मोल H2O दे रहा कि नहीं दे रहा रिएक्शन को, इससे पता चला ना हमें रिएक्शन से। तो A कितना देगा, 2 मोल देगा ना, और 1/8 कितना देगा, 2 × 1/8 मोल ऑफ H2O, है ना, इतने मोल ऑफ H2O दे देगा। और इसमें आपको मास बताना था, तो 2 × 1/8 मल्टीप्लाई बाई 18 ग्राम, इतना H2O हो गया 24, और यह जाएगा 4 पे जाएगा 4.5 ग्राम। समझ आ गया हुआ। तो ये आपका वो छूटा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 36 ये भी करवा दिया। चलो जी, अब करने अपने को असर्शन रीजन।